Good morning, everyone. This video is from ICICI Computer Center in the behalf of Parijan Kalyan Samiti, Chairman Mr. Manoj Tiwari. So, guys, welcome to our question series of Computer Fundamentals for TCA First Sec exam. तो हमें सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है राइट अबाउट कंप्यूटर जनरेशंस, यानी कि हमें कंप्यूटर के विभिन्न पीढ़ियों के बारे में बताना है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऊपर नीचे ये 2 क्वेश्चंस क्यों दिए हैं? तो ये हमें आपको इसलिए दिए हैं ताकि अगर जैसे क्वेश्चन बाय चांस घुमा-फिरा के आता है, तो आप क्वेश्चंस को एग्ज़ामाइन करना सीखें। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया है राइट अबाउट डिफरेंट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि इसमें भी हमें कंप्यूटर की डिफरेंट जनरेशंस के बारे में बताना है। एंड थर्ड दिया है एक्सप्लेन डिफरेंट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर इन ब्रीफ, यानी कि इसमें भी हमें केवल कंप्यूटर की जनरेशंस को बताना है। यानी कि तीनों क्वेश्चंस का मतलब क्या हुआ, सेम ही हुआ कि हमें कंप्यूटर के विभिन्न पीढ़ियों के बारे में बताना है। लेकिन इनको कैसे घुमा फिरा के दिया है, जिससे देख के क्या होता है, पर्सन कंफ्यूज हो जाता है कि हमें तो ये वाला क्वेश्चन था, फिर ये वाले कहाँ से आ गए। तो घुमा फिरा के क्वेश्चंस कैसे भी दिया जाए आपको, लेकिन आपको किस चीज़ को नोटिस करना है, कंप्यूटर एंड जनरेशन। इन दोनों चीज़ों से आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये क्वेश्चंस पूछा किसके बारे में गया है। तो अब इतने सारे क्वेश्चंस देख के तो आप हो रहे होंगे बहुत ज़्यादा परेशान और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज। तो मेरे दोस्त, अब आप हो जाइए बिल्कुल आराम से, शांति से, और बहुत प्यारी सी स्माइल कीजिए, क्योंकि जब हम खुश होते हैं तो हमारा दिमाग दुगनी तेजी से काम करता है। तो हमारे काम को मतलब हमारे दिमाग को जल्दी से काम करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, खुश होना पड़ेगा। और इसके बाद हम करते हैं हमारे आंसर की रिवीजन, उसको समझते हैं ताकि हम उसको अच्छे से लिख सकें, उसको पढ़ सकें, उसके बारे में जान सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला दिया है इन कंप्यूटर्स वी यूज द टर्म जनरेशन टू शो द इवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इस चीज लाइन का मतलब क्या हुआ कि हम कंप्यूटर का इवोल्यूशन का सेंस क्या होता है, विकास। यानी कि हमें जो हमारी जो कंप्यूटर की जो पीढ़ियां थी, हमने उनका विकास किया। अब क्यों किया? क्योंकि हम हैं भाई हिंदुस्तानी, इंडियंस, और इंडियंस को चाहिए हर चीज़ में सुविधा, वो भी काफ़ी ज़्यादा। तो थोड़े बहुत से तो मन भरता नहीं है, और इसी सुविधा। अरे अच्छा, एक लाइन तो आप सबने सुनी होगी, हुँ, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। यानी कि जब तक हमें उस चीज़ की नीड नहीं रहती है, हम उसके बारे में ना देखते हैं, ना उसके बारे में सोचते हैं, कुछ नहीं करते। लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ती है, तो फिर भई हम कुछ भी कर सकते हैं उसके लिए, और किसी न किसी प्रकार से उसको आविष्कार उसको कर ही देते हैं कि हमें इस चीज़ में प्रॉब्लम ना हो। तो ऐसे ही हमें क्या हो रहा था कि नॉर्मल बिना कंप्यूटर के हमें काफ़ी ज़्यादा काम करने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी। तो फिर जब हमें प्रॉब्लम हुई, हमें मतलब कष्ट हुआ, तो हमने क्या सोचा, हमारा दिमाग गया उस वे में कि हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए, जिससे क्या हो कि हमारी जो काम की जो प्रॉब्लम है ये टले, मतलब हम पे इतना बर्डन ना आए। थोड़ा बहुत हमें आराम मिले और हमारा ये काम जल्दी से जल्दी कम समय में हम इसे कंप्लीट कर सकें। तो इसीलिए हमने क्या करा, इस चीज़ को बनाना स्टार्ट करा। और फिर जब इनमें भी प्रॉब्लम आ रही थी हमें, तो हमने क्या करा, इनको और मॉडिफ़िकेशन करना स्टार्ट करा इनका, इन्हें और सुधारा, जिससे करके उस टाइम से 1946 से आज 2023 तक कंप्यूटर इतने ज़्यादा मॉडिफ़ाइड हो चुके हैं कि अब हमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है इनमें वर्क करने में, और हमारा मैक्सिमम वर्क तो यही कर देते हैं। यहाँ तक कि हम इनमें एक साथ कई सारे काम कर सकते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग जिसे हम बोलते हैं। So earlier the generation term was used to distinguish the computer in the term of varying hardware, but now it altogether includes the hardware and software which makes up a computer system. पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो कंप्यूटर थे उनमें हार्डवेयर अलग थे, सॉफ्टवेयर अलग थे, सब अलग करके रखा था। तो इस चीज़ को हम कंप्यूटर बोलते थे। बस आज के टाइम पे क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मिला के ही एक टोटल कंप्यूटर सिस्टम बनता है, जिसे हम पूर्ण तरीके से एक कंप्यूटर सिस्टम बोल सकते हैं अगर उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों हैं तो। अब हम जाते हैं क्वेश्चंस की और थोड़ी गहराई में। अब इसमें हम बताएंगे कि जो कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में पूछा गया था वे कितनी होती हैं। तो कंप्यूटर की 5 जनरेशंस होती हैं। जनरेशंस को हिंदी में पीढ़ियाँ बोलते हैं। तो अगर अब हम पीढ़ी या फिर जनरेशन कुछ भी बोलें तो आप लोग कन्फ्यूज़ ना होना।
स्क्रीन पे देखना, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो कंप्यूटर की कितनी जनरेशन्स होती हैं? 5 जनरेशन्स होती हैं, जिनके बारे में और उनकी विशेषताओं के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करके पढ़ेंगे अब। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा-सा इसका रिव्यू ले लेते हैं, क्योंकि अगर थोड़ा-सा पहले से चीज़ें हम एग्ज़ामाइन कर लेते हैं ना, तो बाद में हमें समझने में ईज़िली होती है। जब हम स्कूल जाते थे तब हमारे टीचर्स हमें बोलते थे ना कि ये वाला चैप्टर घर से पहले से पढ़ के आना, तो वो क्यों बोलते थे? इसलिए नहीं बोलते थे कि बाद में उन्हें पढ़ाना नहीं पड़ेगा या फिर उन्हें कम मेहनत लगेगी आप पढ़ाओगे तो, बल्कि वो इसीलिए बोलते थे कि अगर आप उसको पहले से पढ़ के आते हैं, तो आपके दिमाग में वो रहेगा कहीं न कहीं, और जब वो दोबारा उसे पढ़ाएँगी, तो फिर वो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, फिर आप उसे भूलने वाले नहीं हैं। और अगर डायरेक्ट वहीं पढ़ने बैठे हैं, तो आधा दिमाग दोस्त की बेंच पे जाएगा, आधा उसकी कॉपी में जाएगा, आधा दीवार पे जाएगा, आधा पंखे पे जाएगा। मैम की बातों पे बहुत ही कम जाता है इसलिए थोड़ा-सा रिव्यू हमें करना चाहिए। तो हम इसका रिव्यू करते हैं। पहला तो है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये कितने टाइम पे स्टार्ट हुई थी? 1946 से 1956 तक, 1946 से 1956 तक। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर 1956 से 1963 तक, 1956 टू 1963। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 टू 1971, यानी 1964 से 1971 तक। फोर्थ जनरेशन ऑफ जो कंप्यूटर है, वो 1971 से लेके आज के टाइम तक, यानी कि 1971 टू प्रेजेंट। और फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर जो है, वो अभी से लेके बियॉन्ड तक। बियॉन्ड का सेंस होता है कि आने वाले फ्यूचर में भी, जैसे कि जो फिफ्थ जनरेशन है, वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड जनरेशन है। इस जनरेशन में आपके पास हाई मॉडिफाइड कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, मैकबुक है और टैबलेट्स हैं, आईफ़ोन जैसे काफ़ी बड़े-बड़े फ़ोन्स हैं। तो ये सब किस चीज़ का मॉडिफ़िकेशन है? फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स का। इसीलिए इनसे ज़्यादा अभी और कोई विकसित आई ही नहीं है टेक्नोलॉजी जो है, और उम्मीद भी नहीं दर्शाई जा रही है कि हो सकता है कि इसके बाद आए या ना आए। सब अपने-अपने खोज करने में लगे हुए हैं, तो अब जब आती है, अगर आती है तो बियॉन्ड की जगह पे वो सन डाल दिया जाएगा, और अगर नहीं आती है तो यहाँ पे हम बियॉन्ड से ही वर्क करेंगे। अब इसके बाद इन्हें हम डिटेल से पढ़ते हैं। पहला है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1946 टू 1956 तक थी, यानी कि 1946 से 1956 तक थी। इस पिक्चर्स में आपको दर्शाए गए हैं कि इस टाइम के कंप्यूटर कितने ज़्यादा बड़े हुआ करते थे साइजेस में, और इन्हें वर्क करने के लिए मोर देन 2 पीपल्स चाहिए होते थे, यानी कि 2 से ज़्यादा अधिक व्यक्ति चाहिए होते थे, जो इस पे वर्क कर सकते थे। तभी इस पे वर्क होता, कोई एक मनुष्य इस पे वर्क नहीं कर सकता था, क्योंकि ये साइजेस में काफ़ी ज़्यादा बड़े होते थे। हॉवर्ड आइकन और ग्रेस हॉपर, ये दोनों साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या करा था, अपना बहुत कंट्रीब्यूशन दिया था, बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया था मतलब, और उन्होंने इस जो टेक्नोलॉजी है कंप्यूटर की, इसका आविष्कार किया था कि हमें ऐसा कुछ बनाना चाहिए कि जो कैलकुलेशंस वगैरह और हमारा बाकी काम करने के लिए हमें आसानी पड़े उसमें। तो उन्होंने इसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करा था, इसलिए हम इस कंप्यूटर को क्या बोलते थे? इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर्स और यूजिंग वैक्यूम ट्यूब्स, क्योंकि हम इनमें काफ़ी ज़्यादा वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ करते थे। लेकिन वैक्यूम ट्यूब आपने देखी है कितनी बड़ी होती है, और इसमें मिनिमम 18,000 समथिंग वैक्यूम ट्यूब यूज़ थी। अब एक ही इतनी बड़ी होती है, तो 18,000 आप एग्ज़ामाइन कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मतलब साइज़ हो जाएगा इसका। तो इसका साइज़ क्या था, बहुत ज़्यादा था, बहुत भारी भी था ये वेट में, इसीलिए क्या था, ये आइडियल नहीं था, यानी कि एक आदर्श नहीं था कि हम इसमें ठीक से काम कर सकें, क्योंकि हम इसे कैरी नहीं कर सकते थे। इसका कुछ पार्ट बिगड़ भी जाए तो हम इसे उठा भी नहीं सकते थे, और इसको चेंज करना भी काफ़ी मुश्किल था, और साथ ही ये प्राइस में भी बहुत ज़्यादा थे। अब कंप्यूटर एग्जाम्पल पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। इनके कुछ मेन एग्जाम्पल्स दिए हैं जो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, और मेन जो क्वेश्चंस होते हैं वो इन्हीं के ऊपर बने जाते हैं, क्योंकि ये विश्व में सबसे पहले बनने वाले कंप्यूटर थे, इसीलिए इन पे विशेष ध्यान दिया जाता है। तो पहला है एनिएक। एनिएक का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है,
इसे जॉन एकर्ट और जॉन माचले ने 15 फरवरी 1946 में यूएसए में बनाया था। सेकंड जो है वो है एडवेक। एडवेक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका विकास 1945 में हुआ था। एडवेक का पूरा नाम आपने यहाँ पढ़ ही लिया है। थर्ड है एडसेक। एडसेक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। इसका विकास एम बी विल्के ने 1949 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया था। एंड लास्ट है यूनिवैक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। अब हम इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं। विशेषताओं में सबसे पहले हमें दी है एसी करंट। ये क्या करती थी? एसी करंट का यूज करती थी। ये एक टाइप का करंट होता है, एक होता है एसी करंट, एक होता है डीसी करंट। तो उनमें से ये एसी करंट का यूज करती थी। इसका फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिव करंट। और ये मिनिमम 1,50,000 वोल्ट की बैट जो इलेक्ट्रिसिटी थी उसका यूज करती थी। अब सोचिए कि मिनिमम 10 से 15 मिनट चलने के लिए ये इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी का यूज करती थी। इसमें कम से कम 18,000 वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ये साइज में काफी ज्यादा बड़े थे और इनकी जो मेमोरी थी वो भी सीमित थी, यानी कि बहुत ज्यादा नहीं थी। और ये जब स्टार्ट होते थे, चलते थे, तो अब इतनी ज्यादा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे, जिसके कारण क्या होता था 10 से 15 मिनट पे ही कंप्यूटर चलने पर ही बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता था, जिस कारणवश हमें उसे बंद करना पड़ता था और हम उस पर ज़्यादा अधिक समय तक कोई भी काम नहीं कर सकते थे। नेक्स्ट है, इनका वेट कितना था? 30 टन, यानी कि ये 30 टन वजन का था। और लास्ट है कि इसका साइज अप्रोक्स कितना होगा? 50 बाय 30, 50 × 30, यानी कि आप देख सकते हैं कि इन्होंने एक हॉल का साइज घेर रखा था, इतना बड़ा था ये साइज में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1956 से 1964 तक रही थी। इस जनरेशन में क्या होता था, जो वैक्यूम ट्यूब थे उन्हें हमने रिप्लेस करके क्या लगा दिया गया था? ट्रांजिस्टर लगा दिए गए थे। ट्रांजिस्टर के प्रयोग से क्या हुआ था कि वैक्यूम ट्यूब हट चुकी थी, जिनके कारण क्या हुआ था कि साइज में थोड़ा सा कमी आ गई थी, यानी कि साइज थोड़ा स्मॉल हो गया था। इन पिक्चर्स में आप देख के इन्हें अच्छे से एज्यूम कर सकते हैं कि हाँ, इनका साइज पहले से काफी कम हुआ है और ये थोड़े वेट में भी लाइट हैं। और ये क्या थे? इनका साइज छोटा था और इनमें वैक्यूम ट्यूब भी नहीं थी और स्पीड जो थी इनकी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी उन फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले में। अब हम इसके एग्जांपल देखें तो इस जनरेशन के एग्जांपल है IBM 1620, CDC 3600, यूनिवैक 1108, CDC 1604, IBM 7054। इस पीढ़ी में क्या होता था कि हम मशीन लैंग्वेज का यूज़ करते थे। और ये जो IBM 1620 है, ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की तुलना में इसका जो आकार था वह बहुत ज़्यादा छोटा था। और ये जो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स थे ये मेनली साइंटिफिक पर्पज के लिए बनाए गए थे। ये पहले की पीढ़ी की तुलना में थोड़े विश्वसनीय भी थे। और अब हम इनकी विशेषताएं पढ़ते हैं। प्रोड्यूस लेस हीट, यानी कि ये थोड़ा सा पहली पीढ़ी की तुलना में थोड़ा कम जो है वो गर्मी उत्पन्न करते थे, मतलब बहुत जल्दी गर्म नहीं हो सकते थे। तो इनकी टाइम लिमिट कितनी थी? मैक्सिमम हम इन्हें 1-2 घंटे चला सकते थे। नेक्स्ट है लेस इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन। वहाँ पे वो 1,50,000 वोल्ट की बिजली ले रहा था, अपने वर्क को करने के लिए यूज़ कर रहा था, लेकिन यहाँ पे उससे कम यूज़ होती है। ये वर्क में भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं। इनमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ होता है जैसे फॉर्टन, कोबोल। इसमें वैक्यूम ट्यूब के प्लेस पे ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं और ये साइज में भी छोटे होते हैं पहली पीढ़ी की तुलना में। अब पढ़ेंगे हम थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 से 1971 तक चली थी, यानी कि 1964 से 1971 तक। अब उसमें क्या हुआ था, ये मेन मेन जो डिफ्रेंसिएशंस दिए हैं ना, इन्हें आप अच्छे से याद करिएगा कि आखिर पहली पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी और चौथी से पांचवी में डिफरेंस क्या रहा, आखिर ये मॉडिफिकेट हुए कैसे हैं। तो पहले में क्या था? वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब को सेकंड में रिप्लेस करके ट्रांजिस्टर लाए गए। अब थर्ड में ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके आई ICS, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स।
इस जनरेशन में क्या हो रहा था, जो ट्रांजिस्टर्स थे वो काफ़ी छोटे थे और उन्हें क्या करते थे, सबको साथ में रख के एक सिलिकॉन चिप पर रख दिया करते थे, जिससे क्या हुआ होता था कि ये कंप्यूटर बहुत अच्छे से वर्क करने लगता था। अब ट्रांजिस्टर की तुलना में इनका साइज़ थोड़ा और छोटा था और इसका आविष्कार सबसे पहले जैक किलबाय ने किया था। इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया था? जैक किलबाय ने किया था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या था? रिमोट प्रोसेसिंग थी, टाइम शेयरिंग थी और मल्टी प्रोग्रामिंग थी। यानी कि हम पिछली पीढ़ी की तुलना में क्या क्या होता था कि उनकी पीढ़ियों में हम एक साथ कोई एक ही काम कर सकते थे, कि जैसे हमें कोई कैलकुलेशन करना है तो हम कैलकुलेशन ही करेंगे, इसके बाद हमें कुछ और करना है तो हम कैलकुलेशन को कट करेंगे और फिर दोबारा कोई प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता था कि आप एक साथ कई काम कर सकते थे। मिनिमाइज वाला जो सिस्टम होता है ना, इनफैक्ट वो आ चुका था, तो आप क्या कर सकते थे, मिनिमाइज करके एक साथ कई सारे वर्क कर सकते थे, मल्टी प्रोग्रामिंग। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का भी उपयोग होने लगा था। अब हम इससे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। थर्ड जनरेशन के एग्जांपल क्या है? IBM 370, PDP 11, ICL 2900, हनीवेल 6000 और डेक्स सीरीज। इसकी विशेषताएं क्या है कि इनकी जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा फास्ट थी, ये साइज में काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, इनमें ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ होने लगा था और इनमें क्या है, कम बिजली जो आवश्यकता होती थी वर्क करने के लिए। और थर्ड पीढ़ी में माउस और कीबोर्ड का भी उपयोग होने लगा था। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या है, वो कब तक चली थी? 1971 से 1985 तक। इस कंप्यूटर में क्या था कि जो हमारा ICS था, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इनने हमने रिप्लेस कर दिया किनके साथ? VLSI। इसका फुल फॉर्म क्या है? वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। अब फुल फॉर्म तो ठीक है, लेकिन ये है क्या? तो ये है क्या, जब एक साथ 5000 ट्रांजिस्टर को हम एक सिलिकॉन चिप पे प्लेस करते हैं, यानी कि उन्हें रखते हैं, इसके बाद उस चिप को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। उस माइक्रो प्रोसेसर को जब हम कंप्यूटर में लगाते थे तो वो कंप्यूटर वर्क करना स्टार्ट कर देता था। तो इसलिए इसे हम बोलते हैं VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। और ध्यान से याद रखिएगा कि इसमें क्या करा था, 5000 ट्रांजिस्टर को सिलिकॉन चिप पर रखा था और इसे बोला क्या गया था? माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल में क्या है कि जो फोर्थ जनरेशन के एग्जाम्पल हैं, पहला दिया है IBM 4341, सेकंड दिया है TUP 11, थर्ड दिया है स्टार 1000 एंड फोर्थ दिया है डेक 10। अब इसकी हम कुछ विशेषताएं पढ़ते हैं। विशेषताओं में प्रथम क्या दी है कि स्पीड जो थी इसकी बहुत ज़्यादा फास्ट थी, ये साइज में भी काफ़ी ज़्यादा स्मॉल थे, इनकी जो डाटा स्टोर कैपेसिटी थी वो भी अधिक थी और इनका प्राइस भी कम था और इनमें क्या होता था, इलेक्ट्रिसिटी का भी कम यूज होता था वर्क करने के लिए। इन ये वाले जो कंप्यूटर थे, ये जीवन के हर क्षेत्र में बहुत तेजी से उपयोग किए जाने लगे थे। क्यों? क्योंकि ये काफी ज्यादा हमें फैसिलिटेटेड हो चुके थे और सबसे ज़्यादा मेन चीज़ ये थी कि इनका प्राइस बहुत कम था, जिससे इसे एक नॉर्मल पर्सन ले सकता था। और इसी टाइम पे फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ, पर्सनल कंप्यूटर्स का भी आविष्कार हुआ। अब जैसे कि पहले क्या था, पहली दूसरी और तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स जो थे उनमें साइज काफ़ी बड़ा था और काफ़ी जो एक्सपेंसिव चीज़ें थी उनके द्वारा उसका उपयोग किया जाता था, इसलिए उसके प्राइसेस भी क्या थे? हाई थे और जैसे कोई नॉर्मल पर्सन खरीद नहीं सकता था। तीनों में यही हुआ था, लेकिन फोर्थ में क्या हुआ कि इसका प्राइस कम कर दिया गया, जिसके कारण लोग इसे अपने काम के लिए ले सकते थे। ये काफ़ी अफोर्डेबल हो चुका था उनके लिए और यहाँ तक कि लोग अपने रोज़मर्रा के यूज़ के लिए ही, घर पे यूज़ के लिए भी इसको लेने लगे, जिससे ये कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर के रूप में उनके घर तक जाने लगा और इसी प्रकार चौथी जनरेशन में पर्सनल कंप्यूटर्स का भी आविष्कार हुआ था। अब हम पढ़ते हैं लास्ट फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1985 से फ्यूचर तक, यानी कि आने वाले समय तक चलेगी। इसमें क्या था कि जो कंप्यूटर की जो स्पीड थी वो बहुत ज़्यादा थी। सुपर फास्ट कंप्यूटर्स आ चुके थे इस टाइम पे, जो बहुत ज़्यादा अच्छे से वर्क करते थे, बहुत ज़्यादा स्पीड से वर्क करते थे। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे थे? पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की गति अत्यधिक तीव्र थी और इसके अलावा ये साथ साथ प्रोसेसिंग भी कर लेते थे।
ये क्या करते थे, एक साथ एक ही समय पे एक से ज़्यादा काम कर सकते थे और इनमें कई सारे मल्टीमीडिया फीचर्स भी आ चुके थे, जैसे ध्वनि यानी कि साउंड, ग्राफिक्स, चित्र यानी पिक्चर्स, टेक्स्ट आदि। इन सब का क्या हो चुका था, यूज़ होने लगा था। और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का भी यूज़ होने लगा था, जैसे सी प्लस प्लस, जावा एक्सेट्रा। और इन कंप्यूटर्स को हम क्या बोलने लगे थे, बायोलॉजिकल कंप्यूटर्स भी बोलने लगे थे। ये अत्यधिक तेज थे, विश्वसनीय थे और सस्ते भी थे। अब हम कुछ इसके एग्जाम्पल पढ़ते हैं। इसका पहला एग्जाम्पल है परम 1000, सेकंड है इंटेल P4, थर्ड है, हाँ, सेकंड है IBM लैपटॉप्स और फोर है नोटबुक्स। इसकी विशेषताएं क्या है कि ये प्राइसेस में बहुत ज़्यादा कम है, सुपर फास्ट है स्पीड में, बहुत ज़्यादा विश्वसनीय है यानी कि ट्रस्टेबल है, और ये काफ़ी ज़्यादा कम बिजली का उपयोग करते थे अपने काम को करने के लिए, और ये ईजी टू कैरी भी थे यानी कि ले जाने और ये दूसरी जगह रखने पे, एक जगह से दूसरी जगह कहीं बहुत दूर कहीं भी ले जाना हो तो ये क्या होते थे, मतलब ईजी टू ट्रांसपोर्टेबल थे, यानी कि हम इन्हें आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते थे। इस कारण क्या हुआ, अब मैक्सिमम हर घर में कंप्यूटर्स आ चुके हैं। सो थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।